तो देखिए आज हम फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 3 के अंतर्गत हम आज गति के नियमों में रैखिक संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की सहायता से प्राप्त करेंगे। ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण को गति के तृतीय नियम की सहायता से किस प्रकार प्रूव करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है गति के तृतीय नियम की सहायता से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम नियमित कीजिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु हैं। एक वस्तु है A जिसका द्रव्यमान है m1 और ये u1 वेग से इस दिशा में गतिशील है। दूसरी वस्तु है हमारे पास B जिसका द्रव्यमान है m2, ये भी उसी दिशा में u2 वेग से गतिशील है। ठीक है, अब इसमें पहली जो वस्तु है उसका वेग अधिक है और दूसरी वस्तु का वेग कम है। तो यह वस्तु जाके इसको क्या करती है, टक्कर मारती है। ठीक है, टक्कर करती है। तो अभी टक्कर नहीं किया है तो ये टक्कर से पूर्व की स्थिति है। टक्कर यानी फिजिक्स में बोलते हैं उसको संघट्ट। तो ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति है। ठीक है, जब ये वाली वस्तु A वस्तु B वस्तु को जाके टक्कर मार देती है तो टक्कर के बाद दोनों के वेग बदल जाते हैं। तो वेग बदल जाएंगे मतलब उनका संवेग भी बदल जाएगा। तो मान लीजिएगा कि टक्कर के बाद इसका वेग बदलकर हो जाता है v1 और इसका वेग बदलकर हो जाता है v2। ठीक है, तो मैं दूसरी स्थिति को भी लिख रहा हूँ। ये टक्कर के बाद की स्थिति है। ये m1 वस्तु A है, इसका वेग हो जाता है v1 और ये दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, B वस्तु, इसका टक्कर के बाद वेग हो जाता है v2। ये संघट्ट के बाद की स्थिति है, संघट्ट के पश्चात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मान लीजिएगा A और B दो वस्तु हैं जिनके वेग जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में गति कर रही हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये वस्तु इसमें टक्कर मार देगी तो इसका वेग कम हो जाएगा और इसका वेग बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति बन जाएगी, यहाँ पर v2 का मान अधिक हो जाएगा v1 से। ठीक है, क्योंकि ये पीछे से टक्कर मारेगी तो ये आगे वाली वस्तु अधिक वेग से चलने लगेगी। तो देखिए इसी बात को मैं लिख रहा हूँ। माना A और B दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। ठीक है, संघट्ट से पूर्व अभी टक्कर हुई नहीं है। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग संघट्ट के पूर्व कुल संवेग। देखिए संवेग का डेफिनेशन होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इस वस्तु का संवेग निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान इंटू इसका वेग, इस वस्तु का संवेग निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान इंटू वेग, और कुल संवेग निकालेंगे तो दोनों वस्तुओं के संवेग को जोड़ देंगे। तो हमारा कुल संवेग कितना आ जाएगा, m1 u1 और प्लस m2 u2। ये टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग है। ठीक है, अब क्या होता है, इनके बाद टक्कर हो जाती है 1 सेकंड के लिए,
मान लीजिए इनके बीच में टक्कर होती है तो कुछ समय लगेगा। कितने समय टक्कर होगी? तो मान लीजिएगा कि डेल्टा टी समय के लिए इनमें टक्कर होती है, और जैसे ही टक्कर होगी आगे वाली वस्तु आगे बढ़ जाएगी और जो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। समझ गए? तो ऐसी स्थिति में इनके वेग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्लियर? तो आगे लिख रहा हूं, दोनों वस्तुएं डेल्टा टी समय के लिए संघट्ट करती हैं। तब संघट्ट के पश्चात उनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं। डेल्टा टी समय के लिए संघट्ट करती हैं, जिससे संघट्ट के पश्चात, ऐसे लिखना, जिससे संघट्ट के पश्चात उनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं। तब संघट्ट के पश्चात कुल संवेग कितना आ जाएगा? यानी अब जो आएगा संवेग इस वाले फॉर्मूले से, तो अब इनके वेग क्या v1 v2 हो गए, तो क्या हो जाएगा? m1 v1 और प्लस m2 v2, ये संघट्ट के पश्चात का कुल संवेग आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम गति के तृतीय नियम से। अब गति के तृतीय नियम से, क्योंकि उसी की सहायता से इसको हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में ही दिया ना, गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो गति का तृतीय नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही टक्कर होगी इसमें, इन दोनों पिंडों में, तो ए पिंड जितना बल बी पर लगाएगा, बी पिंड भी उतना ही बल ए पर लगाएगा। जब टक्कर होगी तो ए पिंड बी पर बल लगाएगा और बी ए पर लगाएगा, तो दोनों बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। दोनों के बल तो बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत। ए तो बी की तरफ लगाएगा और बी ए की तरफ लगाएगा। समझ गए ना? तो गति के तृतीय नियम को हम कैसे लिखेंगे? F21 बराबर F12। इसका मतलब है पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, यानी कि ए पिंड द्वारा बी पिंड पर लगाया गया बल। पीछे से पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल, यानी बी पिंड द्वारा ए पिंड पर लगाया गया बल। तो दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए एक तरफ हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दोनों बल विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, जहां F1 का मतलब क्या है, जहां F21 का क्या मतलब है? पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल। ठीक है, और F12 का मतलब क्या है? पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल F12। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक, इसके बाद ये सब चीजें हम करेंगे। इस पूरे में क्या कर दें हम? इस पूरे में हम डेल्टा टी से गुणा कर दें। डेल्टा टी से गुणा करने पर तो इसमें डेल्टा टी से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? F21 इंटू डेल्टा टी
बराबर माइनस F12 इंटू डेल्टा टी। तो ये तो आ गया पहले पिंड ने दूसरे पिंड पर जो बल लगाया था उसका आवेग, और ये आ गया दूसरे पिंड ने जो पहले पिंड पर बल लगाया था उसका आवेग। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम जो हो गया आवेग, और आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो इसको हम क्या लिख देंगे, पिंड बी के संवेग में परिवर्तन, बी के संवेग में परिवर्तन बराबर, ये क्या हो जाएगा, पिंड ए के संवेग में परिवर्तन, पिंड ए के संवेग में परिवर्तन। देखिए मतलब समझिएगा, जब यह पिंड बी पिंड पर बल लगाएगा तो बल अल्प समय के लिए लगा रहा है, तो यानी पहला पिंड दूसरे पिंड पर एक आवेग आरोपित कर रहा है। ठीक है, और उस आवेग के कारण इस पिंड के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वही लिख दिया है पिंड बी के संवेग में परिवर्तन। ऐसे इधर में क्या है, दूसरा पिंड पहले पिंड पर बल लगा रहा है, तो ये भी एक आवेग आरोपित कर रहा है, ये आवेग हो गया। दूसरा पिंड क्या कर रहा है, पहले पिंड पर बल लगा रहा है, तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर एक आवेग आरोपित कर रहा है, जिसके कारण पहले पिंड के वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पहले पिंड के संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वो लिख दिया मैंने पिंड ए के संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अब संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले उसका बी पिंड का संवेग निकालें तो पहले कितना था M2U2, बाद में इसका कितना हो जाएगा M2V2। ठीक है, पहले पिंड का संवेग पहले निकालेंगे तो M1U1 आएगा, बाद में निकालेंगे तो कितना आएगा M1V1। तो देखिए पिंड बी के संवेग में परिवर्तन, तो पिंड बी का अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग हो जाएगा M2V2 माइनस प्रारंभिक संवेग M1V1 बराबर पिंड ए के संवेग में परिवर्तन, तो पिंड ए का अंतिम संवेग M1V1 और माइनस के प्रारंभिक M1U1। ठीक है, देखिए मैं इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, मतलब जो माइनस वाले हैं उनको जी सॉरी, या ऐसा बोल दूं मैं, U वाले एक तरफ कर दूं और V वाले एक तरफ कर दूं। तो देखिए ये गलत लिख दिया जी, M2U2 है, M2V2 ये तो सही है, ये गलत लिख दिया है M1U1, M2V2 माइनस M2U2 है। ठीक है, U वाले एक तरफ कर दूं और V वाले एक तरफ कर दूं। तो देखिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, जी मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा था तो जो माइनस चिन्ह रहेगा, थोड़ा सा गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए M2V2 माइनस M2U2 बराबर माइनस M1V1 और प्लस हो जाएगा M1U1। ठीक है, तो देखिए ये U को एक तरफ कर दो और V को एक तरफ, तो इसको तो मैं उस साइड ले जा रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ, तो ये आ जाएगा M2V2 प्लस M1V1 बराबर ये जैसे का जैसा M1U1 और प्लस M2U2। देखिए इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख दूँ, तो M1V1 प्लस M2V2 बराबर ये जैसे का जैसा, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में लिख दूं तो ये आ जाएगा M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। तो देखिए ये तो आ गया हमारा क्या, संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग, और ये आ गया संघट्ट के पश्चात का कुल संवेग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में
निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। अब हम संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति का तृतीय नियम किस प्रकार निगमित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन का गति का तृतीय नियम निगमित कीजिए। तो संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति का तृतीय नियम लाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को लेके चलेंगे कि मान लीजिए दो वस्तुएं, एक का नाम दे रहा हूं ए और एक का नाम बी। दोनों ही गतिमान वस्तु हैं और दोनों के संवेग हैं P1 और P2। ठीक है। कुछ समय बाद उन दोनों वस्तुओं में संघट्ट होता है, टक्कर होती है डेल्टा टी समय के लिए, जिसके कारण उनके संवेगों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उनके वेग बदल जाएंगे तो उनके संवेग बदल जाएंगे। ठीक है। तो इसी बात को हम लिखते हैं कि माना ए और बी दो गतिमान वस्तुएं हैं, गतिमान वस्तुएं हैं जिनके संवेग P1 व P2 है। उनके मध्य डेल्टा टी समय के लिए संघट्ट होता है, जिससे उनके संवेग में डेल्टा P1 और डेल्टा P2 का परिवर्तन हो जाता है। मतलब संवेग उनके बदलेंगे। ठीक है। एक का संवेग बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। क्लियर। क्योंकि टक्कर मारने वाला पिंड का संवेग कम हो जाता है और जिसको टक्कर मारी जाती है उसका वेग बढ़ जाता है, तो उसका संवेग, ठीक है, तो उसका संवेग बढ़ जाता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, एक का संवेग बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, टोटल संवेग शून्य होगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो डेल्टा P1 बराबर माइनस के डेल्टा P2। ठीक है। डेल्टा टी से भाग दे दें, डेल्टा टी से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा P2 बटे डेल्टा टी। ठीक है। तो देखिए ये तो क्या आ गया, पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन। क्या है, पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन। और ये क्या है, दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। अब पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब दूसरा पिंड पहली वस्तु पर बल लगाएगा, दूसरा पिंड पहली वस्तु पर बल आरोपित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, F12 बराबर ये दूसरी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो दूसरी वस्तु पर कौन बल लगाएगा, पहली वस्तु बल लगा रही है, पहला पिंड लगा रहा है। ठीक है। तो पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, तो ये क्या हो जाएगा, F21। क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, F बराबर होता है dP बटे dt या डेल्टा P बटे डेल्टा टी, गति के
कौन से नियम से होता था? द्वितीय नियम से। ठीक, तो देखिए यही गति का तृतीय नियम है कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? उसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, जहां F12 का मतलब क्या है? जहां F12 क्या है? पिंड B द्वारा पिंड A पर लगाया गया बल। F21 क्या है? पिंड A द्वारा पिंड B पर लगाया गया बल। यही न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही समाप्त है। रैखिक संवेग संरक्षण के कुछ अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में हम बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, ये इसका पहला अनुप्रयोग है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे जो बंदूक चलाते हैं तो उससे जो गोली निकलती है वो आगे की तरफ जाती है और वह बंदूक पर पीछे की तरफ एक बल आरोपित करती है, जिसके कारण बंदूक थोड़ा सा पीछे के लिए हट जाती है। जिस वेग से वो पीछे के लिए हटती है उस वेग को बोलते हैं प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, तो बंदूक से गोली चलाने पर क्या होती है? बंदूक पीछे की ओर थोड़ा हट जाती है, तो वो जिस वेग से पीछे को हटती है उसे बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन यानी बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। गोली, ऐसे लिखना, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक जिस वेग से पीछे हटती है उस वेग को बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई बंदूक है और उसके अंदर गोली भी है। ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान मैं कैपिटल M मान रहा हूं और बंदूक जिस वेग से पीछे हट रही है उस वेग को मैं कैपिटल V मान रहा हूं। कुछ इस टाइप की मैं बंदूक बना, तो ये हमारी बंदूक है। मान लीजिएगा कि इस बंदूक का द्रव्यमान है कैपिटल M और बंदूक जिस वेग से पीछे हटेगी उसका वेग है कैपिटल V। इसके अंदर जो गोली है, इस गोली का द्रव्यमान है स्मॉल m और गोली जिस वेग से जाएगी उस वेग को नाम दे रहा हूं मैं V। समझ गए ना? तो माना बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M तथा वेग कैपिटल V और गोली का द्रव्यमान स्मॉल m तथा गोली का वेग स्मॉल v है। तो इधर लिख रहा हूं, माना बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M तथा प्रतिक्षिप्त वेग कैपिटल V है, कैपिटल V, और गोली का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग स्मॉल v है। तब संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा? गोली दागने से पूर्व का जितना संवेग होगा, दागने के पश्चात का संवेग भी उतना ही होगा।
तो तब संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, गोली दागने के पूर्व का संवेग, पूर्व का कुल संवेग बराबर गोली दागने के पश्चात का कुल संवेग का कुल संवेग। अब देखिए दागने से पूर्व यानी गोली अभी चली नहीं है तो गोली का वेग कितना होगा, 0। अब गोली नहीं चली है तो बंदूक भी पीछे के लिए नहीं हटी है तो इसका वेग भी कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए दागने से पूर्व बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक का वेग तो 0 प्लस गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग बराबर दागने के पश्चात बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक का वेग प्लस गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग। ये तो गुणा करेंगे तो 0, ये भी गुणा करेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं भी का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एम भी बटे कैपिटल एम। यही बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए सूत्र है और ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बंदूक का जो प्रतिक्षिप्त वेग होता है वो गोली के वेग की विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि गोली इस डायरेक्शन में जाएगी तो बंदूक पीछे को हटे। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग और गोली का वेग दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं।